गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अतीत में दबे पांव, जिसका अर्थ है प्राचीन काल के दबे अवशेष, इसका मूल सार बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं मूल सार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ओम थानवी अपनी यात्रा का विवरण किया है। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में 2 स्थानों पर खुदाई का काम शुरू किया गया। वर्तमान समय में ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम की 2 पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संसार के प्राचीनतम नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये नगर मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों पर बसा था। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद इसे यह नाम मिला। यह सिंधु घाटी सभ्यता की परिपक्व दौर का सर्वश्रेष्ठ नगर है। यहाँ खुदाई के बाद नगर में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातुएं, पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर चित्रित भांडे, मोहरे व खिलौने आदि मिले हैं। मोहनजोदड़ो अपने दौर में भव्यता का केंद्र था, संभवतः इस क्षेत्र की राजधानी था। यह शहर 200 हेक्टेयर में फैला था। 5000 वर्ष पूर्व यह एक महानगर था। इस नगर में सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नगर था, जिसके अधिकतम साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दरमियान नष्ट हो गए थे। बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप मोहनजोदड़ो में एक जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे स्थान पर एक बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। चबूतरे के पूरब में उच्च वर्ग की बस्ती है। इसके पीछे 5 किलोमीटर दूर स्थित सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती है। राखलदास बनर्जी ने यहाँ के अवशेष का अनुमान लगाया, जो कि लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। इस खुदाई के बाद भारत की गणना मिस्र और इराक की प्राचीन सभ्यता के साथ होने लगी। यह स्तूप भारत का सबसे पुराना भूदृश्य है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। इतना प्राचीन स्तूप न जाने कितने सभ्यताओं का साक्षी है। मोहनजोदड़ो के इस स्तूप को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। नगर रचना। नगर रचना गढ़ की 4 दीवारों के बाहर छोटे छोटे टीले हैं, जिन पर बनी बस्ती को लेखक ने नीचा शहर कहा है। पूरब में राइसों की बस्ती है। इस बस्ती में बड़े बड़े घर हैं, छोटी सड़कें हैं। मुख्य सड़क की चौड़ाई 33 फुट है। सड़क के दोनों ओर घर हैं, किंतु किसी भी घर का दरवाज़ा सड़क की ओर नहीं खुलती। दरवाजे गली की ओर हैं। सड़क की दाईं व बाईं ओर समानांतर ढकी हुई नालियां हैं और प्रत्येक घर में स्नानघर हैं। इस्तेमाल द्वारा किए गए गंदे पानी पहले हौदों में जाकर अंततः नालियों की जाल से जुड़ जाती है। बस्ती की ओर जाने वाली सड़कें प्रायः 9 से 12 फुट की चौड़ी है। मोहनजोदड़ो की नगर रचना मैदान में नहीं है, बल्कि टीले पर बसा था, और टीले प्राकृतिक नहीं थे, परंतु मनुष्य द्वारा निर्मित था। इनमें कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया। यह कार्य सिंधु नदी के पानी में बहने से बचाव के लिए किया गया था। यह नगर भले ही आज खंडहर हो गया है, किंतु इस स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ की गलियाँ, सड़कें, घरों के कमरे, खिड़की, चबूतरे, आंगन तथा सीढ़ियाँ आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी अपने आप ही कह देते हैं। यहाँ की सड़कें प्रायः सीधी व आड़ी है। वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। महाकुंड। नगर में 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा तथा 7 फीट गहरा तालाब को महाकुंड का नाम दिया गया है।
कुंड के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती है। इसके तीनों ओर साधुओं के कक्ष बने हुए हैं और उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं और इनके दरवाजे भी एक दूसरे के सामने नहीं खुलते हैं। उस काल की वास्तुकला में से एक है। कुंड का तल और दीवारें चूने व पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी को आने से रोकने का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां हैं। ये नालियां पक्की ईंटों से ही निर्मित थीं और उनसे ही ढकी हुई हैं। पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलती। कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार हैं। इस कोठार में कर के रूप में जो अनाज मिलता था उससे रखा जाता था। अनाजों को बैलगाड़ियों के माध्यम से लाया जाता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारतें के अवशेष मिले हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दलान है तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है जो सचिवालय व सभा भवन का केंद्र रहा होगा। सिंधु घाटी के खेती व व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। यहाँ खेतीहर व पशुपालक सभ्यता थी। यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी, खजूर, खरबूजे, अंगूर तथा कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में मिला। यहाँ ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था तथा कपास के निर्यात की जाती थी। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा माना जाता है। फलस्वरूप उन्हें तांबे का अच्छा ज्ञान था। सिंधु में पत्थर और राजस्थान में तांबे की खानें थी और इन्हीं उपकरणों के माध्यम से ही खेती बाड़ी का काम करते थे। यहाँ रबी की फसलों में जैसे कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने का भी प्रमाण मिले हैं। कुआं मोहनजोदड़ो के कुएं पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है और ख़ास बात यह है कि यहाँ कुओं से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बारिश कम होने से तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से जल का स्रोत भी नीचे चला गया और सूख गया। परिणामतः बस्ती उजड़ गई। आगे लेखक ओम थानवी यह बताते हैं, एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता D.K. हल्का के घरों की दीवारें ऊंची व मोटी हैं, शायद 2 मंजिला भी होगा। ऊपर के मंजिलों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग करते थे और भवन के निर्माण में उपयोग किए गए पकी हुई ईंटें जिसकी आकार 1:2:4 के अनुपात में थे। घरों में केवल प्रवेश द्वार हैं, खिड़कियां नहीं हैं। बड़े घरों के अंदर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। छोटे बड़े सभी घर एक कतार में हैं तथा अधिकतर का आकार 30 गुना 30 फुट का है। सबकी वास्तु शैली भी एक जैसी लगती है। अधिकतर घरों के दरवाजे व खिड़की के ऊपर छज्जे के निशान नहीं हैं, शायद वहाँ गर्मी कम पड़ती होगी। हाथी, गैंडा, शेर आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि वहाँ जंगल थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंधु की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित है। इन दोनों में आरे वाले पहिए का उपयोग किया गया है। अब उन पहियों की जगह जीप के पहिए लगे,
धीरे धीरे ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर में लगभग 50,000 से भी अधिक वस्तुएं मिली हैं, जैसे गेहूं, तांबे व कांसे के बर्तन, मोहरें, चाक पर बने मृदभांड, चौपड़ की गोटियां, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी के बने बैलगाड़ी, पत्थर के औजार, सोने व तांबे के गहने आदि। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली। इस अजायब घर में औजार पर हथियार नहीं, अतः समग्र रूप से यह कह सकते हैं कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था, सान्या सत्ता भी नहीं थी। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की शक्ति का प्रदर्शन करने वाले जैसे महल, पूजा स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियाँ नहीं मिलती। यहाँ के मूर्ति शिल्प, औजार, मुकुट व नावें भी छोटी थी, जो कि लो प्रोफाइल सभ्यता के अंतर्गत आती है। मोहनजोदड़ो साधन व व्यवस्थाओं के भी समृद्ध हैं। यहाँ कोई आडंबर अर्थात कोई दिखावा नहीं होती। यहाँ की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है और अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए। सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रिय थे। उनकी यह कला प्रियता वास्तुकला, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड व मोहरे आदि हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। धन्यवाद।